चलिए, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी की। उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 के इस बहुत ही शुभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना, अभी जिनको पूरे राज्य के अंदर समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हमारे जनजाति समाज के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व पर अभी जिन्होंने काम करना प्रारंभ किया है, आदरणीय खजानदास जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री गीताराम गौड़ जी, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड श्री सादाब शम्स जी, उपाध्यक्ष समाज कल्याण अनुसरण समिति श्री देशराज कर्णवाल जी, संदीप तिवारी जी, समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्र जी, श्री संजय सिंह टोलिया जी, मूरत राम शर्मा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री मान साहब, और हमारे सभी आए हुए सभी हमारे अतिथिगण और विभिन्न विभिन्न राज्यों से आज के इस कार्यक्रम में आए हुए 7 राज्यों के हमारे जनजाति समाज के सभी प्रतिभागीगण, सभी कलाकार बंधु, और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम, जिनको भविष्य की विरासत सौंपी जानी है, स्थानांतरण होना है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना है। और जब हम सब आ रहे थे तो हमारे प्रिय बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं जो जोर जोर से नारे लगा रहे थे, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राएं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में अपनी ओर से बहुत सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और सच में आज आप सबके बीच में इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत गर्व और हर्ष का विषय है। सच में जब भी मैं जनजाति महोत्सव के अवसर पर आता हूं, आप सबका उत्साह देखकर, आप सबकी ऊर्जा देखकर, मैं और मेरे साथ आए हुए सभी अतिथिगण जिस ऊर्जा से बाहर से आ रहे थे, सभी के अंदर एक दुगनी ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि ये महोत्सव केवल एक महोत्सव मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जनजाति समाज की जीवंत विरासत, सादगीपूर्ण जीवन और सांस्कृतिक गौरव का एक प्रतीक पर्व है। मुझे खुशी है कि ये महोत्सव हमारे जनजातीय भाई बहनों की जो पीढ़ियों से सजोई गई विरासत है, लोक परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको एक लोकप्रिय मंच प्रदान करता है, सभी को अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करता है। इसलिए मैं इस महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए राज्य जनजाति शोध संस्थान को हृदय से साधुवाद देता हूं कि उनके प्रयासों से प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। भाइयों बहनों, जनजाति समाज हमारी लोक विरासत का बहुत अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति की समृद्ध विविधता और प्राचीन परंपराओं का एक सशक्त आधार भी है, एक फाउंडेशन, एक नींव है, क्योंकि जनजाति समाज प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीते हुए जो हमारा पारंपरिक ज्ञान और सामूहिक जीवन शैली के माध्यम से हमारे सह अस्तित्व और सतत विकास, इसका एक मार्ग दिखाने का काम भी
जनजाति समाज करता है और सीमांत क्षेत्रों में रहते हुए न केवल अपनी समृद्ध संस्कृति को सहेज कर रखता है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के लिए भी अतुलनीय योगदान देता है। और सच में अगर मैं इस समाज के लोगों को, जो मलारी में रहते हैं, जो हमारे नीति में रहते हैं, माणा में रहते हैं, या गुंजी या नाभी या गरब्यांग में रहते हैं, अगर उनको मैं ये कहूं कि ये सब हमारे राष्ट्र के प्रहरी हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी समृद्ध जनजातीय परंपराओं, पारंपरिक ज्ञान और जो स्थानीय उत्पाद है, जो हमारी हस्तशिल्प है, उसको संरक्षित करें, बल्कि उन्हें एक नई पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुंचाएं, जिससे कि ये अमूल्य धरोहर कहीं विलुप्त न हो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाए। इसी सोच के साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए और उनके समग्र विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का यह दृष्टिकोण है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, और यही सच्चे अर्थों में सुशासन की पहचान है। इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए आज पहली बार देश में जनजातीय समुदाय के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन तथा कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अनेक योजनाएं आज देश के अंदर प्रभावी रूप से लागू की गई है, जिससे जनजातीय समाज के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अनेक द्वार खुले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती से मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। और इतना ही नहीं, देश भर में आज 200 करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां जनजातीय वीरों की इतिहास से प्रेरणा लेके उनके जीवन को आदर्श मानकर राष्ट्र और समाज के लिए अपना योगदान दे। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज संथाल समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन है। यह इस बात का प्रमाण है कि आज जनजातीय समाज केवल विकास की मुख्य धारा का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि देश के नेतृत्व में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल देश के अंदर नीतियां ही नहीं बदली हैं, बल्कि जनजातीय समाज की नियति भी बदली है। जनजातीय कल्याण के बजट को 3 गुना बढ़ाकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए जनजातीय समाज, आदिवासी समाज केवल सशक्तिकरण, केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये हमारा संकल्प है, हमारी विचारधारा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत और सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माणा जैसे दूरस्थ क्षेत्र का प्रवास किया था। सीमांत क्षेत्र में गए थे और माणा के साथ साथ जहां माणा सीमांत क्षेत्र में गए, वहीं आदि कैलाश, जौलीकोंग और गुंजी जैसे सीमांत क्षेत्र का दौरा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। हर्षिल मुखवा जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो हमारे राज्य उत्तराखंड का स्मरण न करते हों। भाइयों बहनों, उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का इन अवसरों पर शुभारंभ किया है, चाहे वो माणा हो, चाहे वो गुंजी से लौटने के बाद पिथौरागढ़ में लोकार्पण और शिलान्यास किए। और ये सीमांत गांव हमारे देश के प्रहरी हैं, और इसी सीमांत गांव माणा से हमारे प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव को और माणा गांव जैसे देश के जो अंतिम गांव और सीमांत गांव कहे जाते थे, उन सभी गांवों को पहले गांव की संज्ञा दी। और उसके बाद पूरे देश के अंदर ऐसे सभी गांवों का, जो सीमांत क्षेत्र गांव थे,
जो अंतिम गांव कहे जाते थे, उन सभी गांवों को पहले गांव के रूप में संज्ञा देकर उनके विकास को भी पहली प्राथमिकता देने का काम भारत सरकार और राज्य सरकारों ने प्रारंभ कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से हम भी जनजातीय समाज के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रतिवर्ष उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव आयोजित किए जाने की मैंने घोषणा की थी और मुझे बेहद खुशी है कि आज उसी के अंतर्गत आज का ये तीसरी बार का तृतीय राज्य जनजातीय महोत्सव आज यहां पर बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। हमने जनजातीय समाज के बालक बालिकाओं का खेल के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष जनजातीय खेल महोत्सव के आयोजन का भी निर्णय लिया है। साथ ही हमने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 128 जनजातीय गांवों को चिन्हित कर उनका समग्र विकास सुनिश्चित करने का काम भी किया है। हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि जनजातीय समाज का कोई बेटा कोई बेटी महत्वपूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से चाहे वो आज कालसी हो, बाजपुर हो, मेहरवाना हो या खटीमा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही देहरादून के चक्राता और बाजपुर में नए एकलव्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में ये विद्यालय भी हमारे बच्चों को मुख्य धारा में लाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे और जनजातीय समाज के बच्चों को पढ़ाई करने के और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति भी प्रदान करने का हमने प्रावधान किया है। साथ ही उनके शैक्षिक विकास के लिए वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में जनजातीय वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारे जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था के अलावा उन्हें मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा हमने राज्य के 4 जनपदों में उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली में जनजातीय क्षेत्रों के विकास को और तेज करने के उद्देश्य से अलग अलग जनजातीय कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। साथ ही जनजातीय समुदाय की बेटियों के लिए उनके विवाह के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा जनजातीय शोध संस्थान, इसके लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी स्थापित किया गया है, जिससे कि इस जनजातीय समाज के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किए गए हैं उनका शोध हो, उन पर अनुसंधान हो। इतना ही नहीं, PM जनमन योजना के अंतर्गत बुक्सा और राजी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 15 बहुउद्देशीय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण का आधार बनेंगे। साथ ही मैंने हमारे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एक और एकलव्य विद्यालय शुरू करने की स्वीकृति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय आदिवासी मंत्री जी से अनुरोध किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के 9 लाख से अधिक लाभार्थियों के महामार्च की इस माह की पेंशन के रूप में 142 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आज जारी की गई है। और आप सबको बताते हुए मुझे इस बात का संतोष है कि पहले जैसा अभी हमारे समाज कल्याण मंत्री जी ने बताया कि ये पेंशन का पता नहीं होता था, कब आएगी, समय पर आएगी भी कि नहीं आएगी, जरूरत पर काम आएगी कि नहीं आएगी। भाइयों बहनों, हमने तय किया कि हमारे ऐसे चाहे वो हमारे बुजुर्गगण हैं, और बुजुर्गगणों में तो पहले ये पेंशन परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से केवल एक ही को पेंशन मिलती थी, और कई बार आपस में उनमें मनमुटाव भी हो जाता था थोड़ा। भाइयों बहनों, हमने तय किया कि अब हमारे दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को आपस में कोई खींचतान नहीं करनी पड़ेगी। हमने दोनों को पेंशन देने का प्रावधान किया, और इसके साथ साथ ये भी तय किया, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे हमारी विधवाएं
विधवा बहनें हों, चाहे हमारे विकलांग दिव्यांग हों, उन सभी को ये पेंशन महीने की एक नियत तिथि में मिल जाएगी। और हमने नियत तिथि में डीबीटी से इसका प्रावधान किया कि हर वर्ष सीधे उनके खाते में स्थानांतरित हो जाए। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का एक सशक्त उदाहरण है कि सबको समय पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा जनजाति युवक युवतियों को यूपीएससी, पीसीएस, आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के तैयारी के लिए देहरादून में आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। और मैं इस अवसर पर एक घोषणा भी अभी करना चाहता हूं कि इस संस्थान में एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण भी कराया जाएगा, जो अनेक प्रकार के जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम जो भी वहां पर होंगे वो ठीक प्रकार से संचालित हो पाएंगे। भाइयों बहनों, आज जब मैं जनजाति समाज के विकास से जुड़े हुए इन कार्यों की चर्चा कर रहा हूं तो सच में चूंकि मेरा भी जनजातीय समाज से बहुत नजदीक का रिश्ता है, ये सभी लोग जानते हैं। मैं जहां भी जाता हूं तो मेरे परिवार की तरह वो सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं। तो मुझे वो दौर याद आता है जब दशकों तक देश और प्रदेश में एक ही पार्टी का शासन होता था और देश की आजादी के बाद लगातार 60 वर्षों तक, यानी कि 6 दशक तक एक पार्टी का शासन था, एक परिवार का शासन था। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कभी भी हमारे जनजाति समाज के स्वाभिमान और उनके अधिकारों की चिंता नहीं हुई। जिस प्रकार से उनका उत्थान होना चाहिए था, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए था, योजनाएं होनी चाहिए थी, उन योजनाओं को लागू करने का काम नहीं हुआ। और हमेशा जनजाति समुदाय को केवल और केवल वोट बैंक समझा गया और दशकों तक उन पार्टी के लोगों ने आपके समाज का, जनजाति समाज के भोलेपन का, सीधेपन का फायदा उठाने का काम किया। ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए गए और बड़े बड़े खोखले वायदे किए गए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ भाइयों बहनों। और उनके समय में न गांव तक सड़कें पहुंची, न स्कूल पहुंचे, न ही सम्मान पहुंचा। उनका एक ही मंत्र था कि चुनाव के वक्त, जैसे चुनाव आता था तो चुनाव के वक्त हाथ जोड़ो और चुनाव के बाद नाता तोड़ दो। 5 साल से पहले कभी फिर दिखाई नहीं देना है। और हमेशा इस समाज को, जनजाति समाज को मुख्य धारा से दूर रखा ताकि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस पार्टी ने, ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारी और राष्ट्र नायक को इतिहास के पन्नों में भी जगह नहीं दी, वो जनजाति समाज का भला क्या करेगा? वो कैसे भला कर सकते थे? भाइयों बहनों, इन्होंने कभी भी जनजाति गौरव की चिंता नहीं की, न ही उन्हें जनजाति समाज के विकास की चिंता थी। उन्हें तो केवल अपनी चिंता थी, अपनों के विकास की चिंता थी। लेकिन आज देवभूमि का जनजाति समाज पूरी तरह से जागरूक हो गया है। और मुझे सच में बताते हुए खुशी है कि पिछले दिनों में पीपलकोटी के एक महोत्सव में गया था जनजाति समाज के बीच में। जिस प्रकार से आज उनका हर प्रकार से जागरण हो रहा है, हर प्रकार से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे मैं सीमांत क्षेत्र मलारी गया हूं, चाहे माणा गया हूं, अभी पिछले दिनों पीपलकोटी में पूरे चमोली जनपद और उसके आसपास के क्षेत्रों के जनजाति समाज का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम वहां पर आयोजित हुआ था, सांस्कृतिक कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में भी मुझे जाने का अवसर मिला था। या मैं सीमांत क्षेत्र गुंजी गया हूं, कभी नाभी गया हूं, या मैं मुंशियारी के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गया हूं, या मैं अपने चक्राता के त्यूनी से लेकर हमारे महासू महाराज के पवित्र स्थल तक गया हूं, मैंने देखा है वहां पर। या मैं उधम सिंह नगर की बात करूं, जहां थाड़ू, बुक्सा समाज और हमारा जनजाति समाज बड़ी संख्या में रहता है। जिस प्रकार से आज ये समाज आगे बढ़ रहा है, सच में मुझे लगता है
कि ये विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसके ध्वज वाहक के रूप में बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में जनजाति समाज की भी होने वाली है। भाइयों बहनों, आज जनजाति समाज जागरूक भी है, आत्मविश्वासी भी है और अपने अधिकारों के प्रति सजग भी है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, उनसे मिलने के बाद कह सकता हूं, उनका स्नेह देखने के बाद कह सकता हूं कि अब आने वाले समय में जनजाति समाज के लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जो आज देवभूमि के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो आपकी समृद्धि के लिए काम कर रही है, आपके सम्मान के लिए काम कर रही है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है और पूरी निष्ठा और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने जनजाति समाज को जागरूक करने के लिए, धर्मांतरण जैसी चुनौतियों के विरुद्ध समाज को सांस्कृतिक पहचान और स्वाभिमान की रक्षा का संदेश दिया। इसी प्रेरणा से हमने उत्तराखंड के अंदर भी यहाँ की सांस्कृतिक अस्मिता, यहाँ का देवत्व किसी कीमत पर खराब न हो, हमारे बच्चों को आने वाले समय में असुरक्षित उत्तराखंड न मिले, उनको किसी प्रकार का अपने भविष्य के लिए कोई संदेह न हो और सामाजिक संरचना की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण कानून लागू करने का काम किया है। और सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य जनजाति महोत्सव में उपस्थित सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कानून है हमारा सख्त धर्मांतरण का कानून, ये कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे राज्य की डेमोग्राफी को भी सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा काम करेगा। हमने दंगा रोकने का कानून बनाया और हमने सबसे पहले पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून हमने लागू किया। और आज गुजरात की सरकार ने भी, आज वहां की विधानसभा ने भी समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया है। यानी कि मैं पहले ही कह रहा था कि यह गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है और आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के हर राज्य को इसका फायदा मिलने वाला है, हर राज्य इसका लाभ लेने वाला है। इसकी शुरुआत हो गई है। भाइयों बहनों, हमने इसमें भी जनजाति समुदाय के बीच में जाकर, समाज के बीच में जाकर जो संविधान में वर्णित है उस आर्टिकल के अंतर्गत उसको इस संहिता से अलग रखने का काम किया है। उनको जो प्रिविलेज है, इस प्रकार से जनजाति समाज का हर प्रकार से उत्थान हो, यह हमारा संकल्प है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी को एक बार फिर से इस महोत्सव की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी हमारे बच्चे और हमारे कलाकार जो अन्य प्रदेशों से आए हैं, उन सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड आने पर मैं उनका बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैंने जो आदि गौरव सम्मान हमारे जो मैं क्या बताऊं, मैं तो बड़ा भावुक हो गया जब अभी आदि गौरव सम्मान दे रहा था रिंकू राणा को। और सच में एक ऐसी जनजाति की वो पहली ऐसी लोक कलाकार थी जिसकी प्रसिद्धि पूरे प्रदेश और देश में थी। दुर्भाग्य से इसी माह 5 तारीख को एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान रिंकू राणा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके माता पिता को, बच्चों को, परिवार के लोगों को, सभी को इस कठिन स्थिति में उनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और मैं हर तरह से ये उनको आश्वासन देता हूँ, भरोसा देता हूँ कि पूरा राज्य और हम सब लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और शुभकामनाएं देते हुए कि ये पूरा महोत्सव हमारा बहुत शानदार महोत्सव होगा और सफलतापूर्वक इसका समापन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपकी प्रेरणा और आपका